बच्चों, हम लोग पहले वीडियो में मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग पहले वीडियो में नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का अध्ययन किया और उसमें हम लोगों ने यह पाया कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृषण, यही मुख्य अंग है और इसी में स्पर्मेटोगोनिया होती है। जो टेस्टिस होता है, इसका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया होती है और इसी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है। इसके बारे में हम इतना अध्ययन किए थे और ये स्पर्मेटोगोनिया से कैसे स्पर्म बनता है, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। देखिए, तो अगर हम कहें कि स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में। टेस्टिस में किस भाग में बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। इसी में माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, इसी समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, ढेर सारे क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये भी स्पर्मेटोगोनिया है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 2n = 46। यही स्पर्मेटोगोनिया कैसा बिहेव करने लगती है, कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह कार्य करने लगती है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 डिप्लॉयड होगी। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट, क्या मियोसिस फर्स्ट होगा। ये मियोसिस आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन है। ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा 2 सेल बनेंगे, ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स, या तो इसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया। और अब बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। ये हैप्लॉयड होता है, n = 23। क्यों, क्योंकि ये बना किससे है, मियोसिस से। अगर पूछा जाए पहला मियोसिस कहाँ होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, उससे बनता क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी पूछा जाता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम द्विगुणित होते कि अगुणित होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, कैसा होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसमें आपका क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होता है। इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, जो 2 आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। इस तरह से कितने हो गए आपका, ये 1 2 3 4। ये क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। क्या बना भाई, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स किससे बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस के थ्रू बना। और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, हैप्लॉयड होगी। देखिए, अब ये स्पर्मेटिड्स जो है, स्पर्मेटिड्स किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ में, किसमें, स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। इससे, किससे, स्पर्मेटिड्स से। इस तरह से आप देखेंगे तो एक स्पर्मेटोगोनिया से अगर देखा जाए, अगर एक स्पर्मेटोगोनिया एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलती है तो इससे कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, 4। और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23, हैप्लॉयड बनेगी। तो इसमें कुछ टर्म यूज किए जाते हैं आप लोग। जैसे पहला आपका एक टर्म यूज होता है स्पर्मेटोजिनेसिस। स्पर्मेटोजिनेसिस को आप जान रहे हैं, शुक्र जनन। तो देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया किसमें बदल रही है, स्पर्मेटोगोनिया किसमें चेंज हो रही है, स्पर्म में।
तो स्पर्म बनता है। तो ये पूरे प्रोसेस को, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और आप एक चीज ये भी देख रहे हैं कि स्पर्मेटिड स्फेरिकल है, जबकि ये शुक्राणु जो होता है इलांगेटेड हो जाता है, उसमें फ्लैजिला डेवलप किया जाता है, इसमें एक्रोसोम डेवलप किया जाता है। माने स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म होती है, स्पर्म में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें स्पर्मेटिड कौन सा, स्पर्मेटिड्स स्पर्म में बदलता है, इसको हम बोलते क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप ये देखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है आपका, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्पर्म में। फिर देखिए एक टर्म और है स्पर्मिएशन। देखिए तीनों टर्म एक ही जैसे मैंने मिलते जुलते, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसी में जानते हैं कौन सी सेल होती है, सर्टोली सेल। कौन सी सेल होती है भाई, सर्टोली सेल होती है। इसी सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ का जो हेड होता है इसी में धंसा होता है इस तरह से, ठीक है। ये बाद में यहाँ से रिलीज हो जाता है, मुक्त होता है। कहाँ से मुक्त होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। तो वही प्रक्रिया जिसके द्वारा स्पर्मेटोजोआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मुक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ मुक्त होता है कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। तो ये तीनों स्टेप आप याद रखिएगा। आपका जैसे एक दिन में याद रखिएगा जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं 10 घाते 12 से 10 घाते 13 स्पर्म बनते हैं एक दिन में, जो मैच्योर एडल्ट ह्यूमन होता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है आपको पहले भी बताया जा चुका है, जैसे प्यूबर्टी के समय 9 से 11 वर्ष में शुरू हो जाता है, ठीक है, लड़कों में। और हम अब पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये 9 से 11 वर्ष में ही क्यों शुरू होता है, बच्चे के जन्म के समय ही क्यों नहीं स्टार्ट हो जाता है, और उसमें कौन कौन से हार्मोन्स भाग लेते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। इसको हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी कि हार्मोनल कंट्रोल, कैसे शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस को हार्मोन कंट्रोल करता है। इसको देखिए, जैसे आप लोग देखिए, आप लोग जानते हैं जैसे हाइपोथैलेमस होता है, ठीक, और ये पिट्यूटरी है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी होती है, इंटीरियर पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस होता है, ठीक, हाइपोथैलेमस होता है। तो जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, लड़के में, तो उस समय हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन GnRH का स्तर बढ़ जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, इसका लेवल बढ़ जाता है। और ये GnRH कहाँ पे कार्य करता है, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी पे। हाइपोथैलेमस से क्या हार्मोन बना, GnRH, ये कहाँ पे कार्य करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पे। इससे दो हार्मोन निकलेंगे आपका, LH एंड FSH। LH का नाम आप जानते हैं, अभी पढ़ाया गया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बनते हैं, इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। माने क्या हुआ भाई, जब प्यूबर्टी के समय, ठीक है, GnRH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो आकर कहाँ कार्य करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे। इससे दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, कौन कौन, LH या तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर देखिए क्या करता है, ये जो LH होता है ये आकर कहाँ कार्य करता है, लेडिक सेल।
लेडिक सेल जानते हैं आपका कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में होता है। ठीक, इस लेडिक सेल से एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, जब ये LH इस पे कार्य करता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, शुक्राणु को बनने को प्रेरित करता है। फिर और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, कंधों का मजबूत होना, इन सब लक्षणों को निर्धारित करता है। इस तरह से आप, और दूसरा FSH देखेंगे जो एड्रिनल पिट्यूटरी से बन रही है, ये FSH कहाँ कार्य करता है, सर्टोली सेल पे कार्य करता है। ठीक, और ये सर्टोली सेल से अगर जैसे आपके NCERT में तो दिया है कुछ फैक्टर आपका सिंथेसाइज होते हैं सर्टोली सेल से, जो आपका क्या है कि रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक बार नीट में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इनसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सर्टोली सेल से